बिहार स्टेट का इस समय एग्जाम चल रहा है, जिसका अभी आने वाले दिनों में एग्जाम है, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो लोग इस समय की जो परीक्षाओं का जो पैटर्न है, जो इस समय जिस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको सही से एनालिसिस कर लें, उसको समझ लें, जिससे कि उनकी तैयारियों में वो हेल्पफुल हो सके उनके लिए। हमने लगातार देखिए प्रयास किया, जो भी आपको हमसे हो पाता है, जो हम लोग जहां जहां से पेपर के क्वेश्चंस आपको दिख पाते हैं, जिस रिसोर्स से भी मिल पाते हैं, वो चाहे प्रीवियस ईयर पर आधारित हो, चाहे आपकी परीक्षा से कनेक्टेड तुरंत के तुरंत प्रश्न आपको दिखे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उसको कनेक्ट करा सके, उसको हम आपको प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आप इन एनालिसिस का हेल्प अपनी आने वाली परीक्षाओं में ले सके। आज भी मेरे पास कुछ प्रश्न है जो मैंने इधर के पूछे जा रहे पैटर्न से मिलाते हुए यहाँ पर लिया है। मैथ के सीधे साधे प्रश्न कभी मिल नहीं पाते हैं, आप समझिएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने वही प्रश्न लिए है जो एग्जैक्टली वहां से आया हुआ है, तो गलत बात होती है। लेकिन लेवल और उसी प्रश्नों का जो ट्रेंड है, वो मैं यहाँ पर एक सीधा सीधा प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मुझे बाय वर्डिंग किसी से पता चलता है, उसी को मैं अपने हिसाब से प्रश्नों में ढालता हूँ और देखता हूँ कि यह इस तरह का प्रश्न आपके सामने अभी तक फेस करने को मिल सकता है या मिला होगा, तो वही प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जब भी किसी स्टूडेंट से बात करी है, तो सीधा कोई डायरेक्ट प्रश्नों को एग्जैक्टली बता नहीं पाता है। ये समस्या होती है, आप भी नहीं बता पाएंगे, वो भी खास करके मैथ्स में। बाकी विषयों में चलिए वन लाइनर चीजें आप लोग बता भी लेते हैं, लेकिन मैथ्स में बताना बड़ा टफ होता है। आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल है, इसी प्रयास में मैं यहाँ पर पहले प्रश्न से आपको शुरू करके बता रहा हूँ। ऐसे रूट वाले, जैसे हमें बताया गया कि रूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, जहां पर रूट के प्रश्न होते हैं, जिसमें हमें असेंडिंग डिसेंडिंग छोटा बड़ा डिसाइड करने का कॉन्सेप्ट होता है। आप देखेंगे तो आपको कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले रूट 2 है, क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है, फोर्थ रूट 4 है और सिक्स्थ रूट 6 है। मुझसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन है। ऐसे में हम लोग कंफर्म तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक इनमें कुछ सिमिलरिटी ना हो। सिमिलरिटी चाहे बेस की हो चाहे पावर की हो। सबसे पहले आप जान ले, अगर कभी भी लिखा हो nth रूट ऑफ x, तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/n। इसी फॉर्म में जाकर के हम इसको कंपेयर कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको हम 2 की पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यह स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 कंटेन करता है। इसको हम 3 की पावर 1/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है। 4 की पावर 1/4 लिखेंगे, फोर्थ रूट है। और 6 की पावर 1/6 लिखेंगे, सिक्स्थ रूट है। अभी हमको ना तो बेस इक्वल दिख रहा है, ना पावर दिख रहा है कि हम तुरंत बता सके, पहचान सके। तो ऐसे में जो अपने पास ये जो पावर्स हैं, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है, आप इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, इनका आप एलसीएम 2, 3, 4, 6 का एलसीएम जब लेंगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12। अब देखिए 12 मिला, हम देखो आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। ऐसे कुछ मैं लिखूंगा 2, ध्यान से देखिएगा। अब हमें लिखना यहाँ पर 1/12 ही है, लेकिन 12 लिखने का मतलब 2 से उसको भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 2 की पावर 6 गुणे 1/12, मतलब पावर में ही है, क्योंकि एक पैटर्न और आपके दिमाग में होना चाहिए। a की पावर m की पावर अगर n लिखा है तो a की पावर m इंटू क्या होता है? n होता है। उसी बिहाफ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर जब प्रोडक्ट होगा तो 6 गुणे 1/12 होगा 1/2 ही। वही चीज साफ साफ लिखा गया है। दूसरा नंबर देखिए 3 है, 3 से इसको भाग करे 4 अंदर आ जाएगा, पावर 1/12 होगा। देखिए अगर आप मैच कराइए तो 1/3 ही है। 4 की पावर फिर 4 से भाग करेंगे 3 होगा और पावर 1/12 ही रहेगा। ऐसे 6 की पावर 6 से भाग करे 2 होगा, पावर 1/12 ही होगा। तो इस हिसाब से आपके पास चारों नंबर्स अवेलेबल हो गए। अब सबको एक चीज हम एक फॉर्म में लाके सेट कर चुके हैं कि सबकी पावर 1 हो चुकी है। अब बेसिस को कंपेयर करिए। 2 की पावर 6 ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा कि 64 होता है। 64 की पावर 1/12 होगा। 3 की पावर 4 81 होता है और 81 की पावर 1/12 होगा। 4 की पावर भी 3 64 होता है, आप सबको पता है। 64 की पावर आपका 1/12 होगा और 6 की पावर 2 36 होता है। 36 की पावर 1/12 होगा। अब इनमें आपको देखने समझ में आ रहा है कि बेस किसका सबसे ज्यादा है? 81 का है। 81 इससे कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इसका सबसे लार्जेस्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन क्यूब रूट ऑफ 6 है। आप देख लीजिए, ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखते हैं, हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा और चेंज दिखे, तो आप उस पर भी कंफर्टेबल उसका सोल्यूशन कर सके। ये पहला प्रश्न था जो मैंने आपको बताया। और भी 2, 3, 4 प्रश्न है हमारे पास, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। जैसे इस टाइप का देखिए परसेंटेज में तुलना वाली चीजें हमको बताई गई कि आपको आपस में तुलनात्मक चीजें, जैसे हम किसी से कुछ परसेंटेज ज्यादा हैं तो हम मेरे से कितना परसेंटेज कम है। कोई किसी से कुछ परसेंटेज ज्यादा कमाता है तो अगला उससे कितना परसेंट कम कमाता है। जैसे प्रश्न है, राधा के वेतन सालाना सलमा के वेतन से 20% कम है। राधा का जो वेतन है वो सलमा के वेतन से 20% कम है। तब आपसे पूछा सलमा का वेतन राधा के वेतन से अधिक है कितना? 2 है यहाँ पर, राधा जी हैं और सलमा जी हैं। यहाँ पर इनके वेतन की कंपैरिजन की गई है
कैसे की गई है, ध्यान से देखिएगा। ये जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो केवल यही नहीं होते हैं, कई अलग अलग लेवल के प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल जाए कि चाय का दाम, चीनी का दाम, चावल का दाम कुछ परसेंटेज बढ़ जाने से कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कितने % घटा दे, उसका खर्च पूर्ववत बना रहे, वही बना रहे। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं। सेम वही पैटर्न है, आपको कोई चीज कम दिया होगा तो ज्यादा पूछेगा, ज्यादा दिया होगा तो कम पूछेगा। करने का सबसे सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि राधा का वेतन सलमा के वेतन से 20% क्या है, कम है। यहां पर हम लिख देते हैं 20% क्या है, कम है। इसका मतलब इसका मुझे ज्यादा कितना है ये बताना है, ठीक है, ज्यादा कितना है बताना। तरीका देखिए करा कैसे जाएगा, इसको आप भिन्न में लिखना जानते हैं, 20% है, भिन्न में क्या लिखा जाएगा, 1/5। 1/5 लिखिए, इसका अंश लेकर जाइए, यहाँ पर लिखिए 1 × 100 बटे, क्योंकि यह कम था तो 5 से 1 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। अगर यही ज्यादा होता और कम निकालते तो आप यहाँ पर जोड़ कर ले जाके भाग करते। अब 4 से आप भाग करिएगा, 25% ज्यादा है। सलमा का वेतन राधा के वेतन से 25% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अब यही चीज ध्यान दीजिए, उल्टा होता, अगर मान लो लिखा होता कि राधा का वेतन 20% ज्यादा है, सलमा का वेतन 20 कितने % कम होगा, तो यही 1/5 होता, 1 × 100 होता, लेकिन 5 में 1 जुड़कर 6 से जाके भाग करना पड़ता। तो सेम प्रोसेस ही होता है, बस कम से ज्यादा पूछता है, ज्यादा से कम पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों पर आप लोग कंफर्टेबल रहिएगा, ऐसे प्रश्न अभी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर, जैसे कहा गया ट्रेन वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। हमने फिलहाल ट्रेन की क्लास ली थी, अभी आपको पता होगा कल ही परसों में लिया था, ट्रेन कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपने देखा भी होगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, ठीक है। पुल की लंबाई, हालांकि यह पूरी तरह से पुल का इसमें मतलब ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी पुल का, सुरंग का जब जब उपयोग आता है तो लगता है कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। चाल दूरी समय का प्रश्न है, एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड कितनी है बताएं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति की स्पीड है, और ट्रेन के भी प्रश्न आ रहे हैं, आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब उसने क्या कहा कि एक पुल को 15 मिनट में पार कर लिया, तो पुल की लंबाई हमको किस में बतानी है, मीटर में। यहाँ चाल देख रहे हैं आप, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लगा बताएं, 15 मिनट। 15 मिनट में पुल को उसने पार कर लिया। हमको ट्रेन की लेंथ बतानी है, पुल की लंबाई, सॉरी पुल की लंबाई बतानी है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें। तो पुल की लंबाई अगर बतानी तो एक प्रकार से जो पुल है देखो वही ट्रेन की तरह ही काम कर रहा है, इसलिए बार बार ट्रेन की जिक्र यहाँ पर हो रही है। इस पुल को उस व्यक्ति ने क्या किया कि इस चाल से चलते हुए 15 मिनट में पार किया। ऐसे ही कोई रेलगाड़ी होती है, जो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को, मान लो यह पुल ही रेलगाड़ी होता तो इस व्यक्ति को अगर इस चाल से चलते हुए 15 मिनट में पार करती तो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जाता, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इस पुल की लेंथ को ही डिस्टेंस माना जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। बट ध्यान देना है कि यह किलोमीटर प्रति घंटा है। कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया हो, उसको मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो आपको मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है। 5/18 से गुणा करते हैं तभी जाकर वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो चाल को मैं लिखूंगा 5 × 5/18 ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे थे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। टाइम कितना लगा है, 15 मिनट लगा है। तो यहाँ पर अब ये मिनट भी है तो समझिएगा यह मीटर पर सेकंड है, तो इस मिनट को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और हम सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 15 गुणे मैं इसको क्या कर दूं, 60 सेकंड हो जाएगा। यहाँ लिखिए 15 × 60। अब ये जो लेंथ आएगी यह आपकी मीटर एग्जैक्टली आ जाएगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड का पूरा उपयोग कर लिया हमने। 6 × 3 = 18 होता है, 6 धाम में 60 होता है, 3 × 5 = 15 होता है ना, 5 × 5 = 25, 5 × 125 × 10 1250 मीटर लंबा वह पुल था जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप सभी लोग इसको उतार लीजिए। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर डी है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे देखिए जो 2D 3D के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आयत पर, वर्ग पर अक्सर एक प्रश्न आपको दिखते हैं। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी 2 भुजाओं का जो अंतर है, 2 भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक दूसरा फिगर है जिसका नाम वर्ग है और जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले अपने आयत की तरफ ध्यान दीजिए। ये आयत होता है ना, एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल की अपनी एक लेंथ होती है, अपनी एक ब्रेथ होती है। इसका जो परिमाप होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाप जो होगा वो P कहलाता है, दैट इज इक्वल टू 2L + B होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना ही परिमाप होता है। अगर मैं परिमाप का आधा कर दूं, परिमाप का आधा कर दूं तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाती है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया बताइए, 80 हो गया। लंबाई प्लस चौड़ाई 80 हो गया
और इसने कहा लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है L माइनस बी वो आपको 48 दिया है। कभी भी किसी फिगर की बात मैं कर दूं या किसी भी इक्वेशन की बात कर दूं, अगर मुझे दोनों का जोड़ और दोनों का अंतर पता हो तो आपको प्रत्येक भुजा ज्ञात करने के लिए, जैसे मुझे लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई इज इक्वल टू, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें, 80 40 120 8 128, 128 बटे 2 कर दें तो 2 छंगे 12 होगा, 2 चौके 8 होगा, 64 हो जाएगा। और मुझे अगर यहीं पर चौड़ाई पता करनी है तो हम इन दोनों का अंतर कर दें, अंतर करेंगे तो 32 आएगा, 32 बटे 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। इससे हमको अगर एरिया पता करना होगा तो हम लोग 64 गुणे कितना कर देंगे, 16, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाता है, एरिया, जो हो गया 64 गुणे 16। कह रहा है इस आयत का क्षेत्रफल, अभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिखो कि क्षेत्रफल 64 गुणे 16 होगा, क्योंकि लंबाई 64 आई है, चौड़ाई 16 आई है। कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग एक फिगर है जो आयत की तरह ही होता है, बट उसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर हो गई। अब भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन इसने कहा एरिया वही होगा जो इसका है, तो इसका एरिया कितना है, 64 गुणे 16 है, 64 गुणे 16 है। तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर 64 गुणे 16 हो गया। अब आपको अगर ए का मान निकालना होगा तो अंडर रूट 64 गुणे 16 करना होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 16 का 4 होता है, 8 चौके 32, क्या हो जाएगा, 32। अब यहाँ पर हम लोग को जैसे देखना है, अब देखिए आंसर लिखा भी है 32 मीटर, उसकी प्रत्येक भुजा की लेंथ क्या हो जाएगी, 32 मीटर हो जाएगी, जो वर्ग की भुजा होगी। जो आप बढ़िया एक प्रश्न देखिए, इसमें मेंसुरेशन का 2D एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। वर्ग और हमने आयत दोनों के बारे में आपको बता दिया। दोनों की रिक्वायरमेंट इस तरह से हो सकती है और दोनों से रिलेटेड ऐसा प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकता है। अच्छा प्रश्न था। तो 32 मीटर आप लोग नोट करिएगा, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा होगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर था। इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न देखिए ऐसे पूछा जा रहा है, ए एक न्यून कोण है, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 3 है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 3 है, हमसे साइन ए का मान पूछा है। अभी जैसे कोण तो हमको कंफर्म नहीं कोण कितना है, तो हम लोग यहाँ पर मतलब आइडेंटिटी बेस जाएं। आइडेंटिटी बेस जाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। एक तो हमें जैसे कॉसेक और कॉट का एक रिलेशन पता है, आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। ऐसे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। तो आप चाहे उस फार्मूले का उपयोग कर लें, क्योंकि आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, या ए ही लिखा है, माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब दूसरे ब्रैकेट में देखिए हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। अब हमको पता है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू तो 3 है, यहाँ 3 लिखिए और यहाँ लिखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 जाकर 3 से भागे 3 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है। अब चाहे तो हम समीकरण बेस भी चले जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखना चाहे, देखिए ऐसे, आपके पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या है, 3 है, और क्या है अगला, देखिए अगला वाला देखिए कि आपके पास क्या है। हम थोड़ा सा चाहे ऐसे लिख दें कि कॉट को नेगेटिव में है ना, तो माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या है, 1/3 अभी आया। दोनों को जोड़ दें, खत्म हो जाएगा, 2 कॉसेक ए हो जाएगा। 2 कॉसेक ए बराबर 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3, तो एक प्रकार से 3 3 9, 10/3 हो जाएगा, और 2 भी नीचे चला आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, किसका मान, कॉसेक ए का। कॉसेक ए इज इक्वल टू 10/3 मतलब 2 से काट दो, तो यहाँ पर एक प्रकार से कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/3। एक कॉसेक ए का मान है, अपने को निकालना साइन ए है। हम सबको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए होता है, तो cosec का उल्टा करेंगे तो साइन ही तो आएगा। तो एक प्रकार से आप इसको 3 क्या लिख सकते हैं, 5। 3/5 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आइडेंटिटी का उपयोग किया, कॉट प्लस कॉसेक दिया था 3, हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, उसी हिसाब से
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि इसकी जगह तो 3 पुट कर देंगे तो 1/3 होगा। तो एक समीकरण जैसे अभी पीछे हम लोग नहीं पढ़ के आए उसी तरह से था। इसका प्लस इतना, मतलब कॉट प्लस कॉसेक दिया है आपको ऊपर ही सबसे पहले 3, और यहाँ ध्यान देना माइनस कॉट है प्लस कॉसेक है, माइनस कॉट है प्लस कॉसेक बराबर 1/3, ये दोनों खत्म हो जाएगा जुड़ के। ये 2 कॉसेक है, 3 प्लस 1/3 10/3 हुआ, 2 से भाग हुआ 5/3 आया कॉसेक का मान। कॉसेक का उल्टा ही तो साइन होता है, 3/5 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसी है। यही एक क्वेश्चन था, मतलब जो अभी आज मैंने सेलेक्ट किया था अपनी एनालिसिस पर। आप लोग इसका उपयोग कर ले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अच्छा लगेगा कि अगर आप इसका रिस्पॉन्स में फीडबैक दें, और आपके लिए प्रयास है, लगातार कोशिश है, और उम्मीद रहेगी कि ऐसे ही मैं आपके लिए करता रहूँगा और आपको इससे फ़ायदा मिलता रहेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ, और साथ साथ जो मैथ्स का पेपर है उसकी एक मैराथन के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।